नमस्कार साथियों, कॉम्पिटिटिव ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हमारा चौथा लेक्चर है जिसमें हम पढ़ेंगे महाजनपद काल और मौर्य काल, जो कि छत्तीसगढ़ से संबंधित है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करने से पहले सब्सक्राइब बटन पे दबाइए अपना, और फिर उसके बाद बेल आइकन पर को दबाइए। और चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं महाजनपद काल। बुद्ध के जन्म से पूर्व 16वीं शताब्दी में भारत जो था वो 16 महाजनपदों में बटा हुआ था। इसकी जानकारी हमको बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से प्राप्त होती है। सबसे पहले महाजनपदों का जैन धर्म के भगवती सूत्र में उल्लेख मिलता है। 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद जो था वो था मगध। दक्षिण भारत में गोदावरी नदी के किनारे अस्मक महाजनपद था। और उसके बाद जो इस काल में छत्तीसगढ़ चेदी महाजनपद के अंतर्गत आता था, और तथा छत्तीसगढ़ को चेदीसगढ़ के नाम से भी जाना जाने लगा, जिसकी राजधानी महाजनपद काल में राजधानी जो थी वो थी श्रावस्ती। तो इसके बाद हम देखते हैं कौन कौन से 16 महाजनपद थे। सबसे पहले देखें तो ये बिहार वाला जो हिस्सा है, यहाँ था अंग महाजनपद जिसकी राजधानी थी चंपा। फिर पटना वाला जो हिस्सा है वो था मगध महाजनपद के अंतर्गत आता था, जिसकी राजधानी गिरिवृज, राजगृह और पाटलिपुत्र थी बनी। फिर उसके बाद काशी महाजनपद आता है। काशी महाजनपद दिख रहा है वाराणसी के पास का ही जो हिस्सा है, काशी उत्तर प्रदेश वाले क्षेत्र में, वो काशी महाजनपद है जिसकी राजधानी वाराणसी थी। उसके बाद श्रावस्ती अयोध्या वाला जो क्षेत्र है, यूपी में ही अयोध्या वाला जो क्षेत्र है वो कौशल महाजनपद के अंतर्गत आता था, जिसकी राजधानी श्रावस्ती थी। फिर उसके बाद उत्तर बिहार का जो क्षेत्र है, नेपाल और उत्तर बिहार का जो क्षेत्र है वो वज्जी महाजनपद के अंतर्गत आता था, जिसका राजधानी मिथिला विदेह थी। फिर गोरखपुर वाला जो उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्र है गोरखपुर, उसके अंतर्गत मल महाजनपद आता था, कुशीनारा जिसकी राजधानी थी, जहाँ बुद्ध को महापरिनिर्वाण या बुद्ध की मृत्यु जो हुई थी वो वहाँ हुई थी। फिर उसके बाद आता है बुंदेलखंड वाला, नीचे देखिए बुंदेलखंड वाला जो हिस्सा है वो आता है, वहाँ चेदी महाजनपद आते थे जिसकी राजधानी शक्तिमती थी। फिर आता है कुदु महाजनपद जिसकी राजधानी हस्तिनापुर या इंद्रप्रस्थ थी। फिर और देखिए तो पांचाल एक महाजनपद था, पांचाल महाजनपद जो था वो 2 भागों में बटा था, उत्तर पांचाल और दक्षिण पांचाल। उत्तर पांचाल की राजधानी अहिच्छन और दक्षिण पांचाल की राजधानी जयपुर अजमेर वाला जो क्षेत्र था वो थी। फिर आता है सुरसैर महाजनपद जिसकी राजधानी मथुरा, अवंती महाजनपद जिसकी राजधानी महिष्मती अवंतिका या कहे तो। फिर उसके बाद आता है गांधार महाजनपद जिसकी राजधानी थी तक्षशिला। फिर अस्मक महाजनपद जिसकी राजधानी पोटन या पोटली थी। फिर कंबोज महाजनपद हाटक जिसकी राजधानी थी। फिर आता है वत्स महाजनपद जो कि इलाहाबाद वाला क्षेत्र था, उसकी राजधानी थी कौशाम्बी। कालांतर में आगे चलकर हम देखें तो महाजनपदों में मगध महाजनपद जो था वो सबसे शक्तिशाली हुआ बिंबिसार के समय में। हर्यक वंश के जो संस्थापक थे बिंबिसार, उसके समय में मगध सबसे शक्तिशाली महाजनपद बना। फिर देखें महाजनपदों में हर्यक वंश आता है। फिर आगे चले तो शिशुनाग वंश आता है, नंद वंश आता है, मौर्य वंश आता है। फिर आगे देखेंगे तो गौतमीपुत्र सतकर्णी वाला वंश जो था वो आता है।
तो इसमें आगे चल के हम देखते हैं कि ये इसके बारे में जानते हैं। तो ये मौर्य काल में अगर हम देखें तो हमको छत्तीसगढ़ से बाकी जनपदों का तो नहीं पता, अभी तक नहीं चल पाया, लेकिन मौर्य काल के समय यहाँ छत्तीसगढ़ के कुछ साक्ष्य प्राप्त हुए हैं छत्तीसगढ़ में। तो वो साक्ष्य देखते हैं। जैसे कि ये फोटो में दिख रहा है कि ये जो गुफा है इसे जोगी माता की गुफा के नाम से जाना जाता है, जो कि सरगुजा जिले में है। तो ये जोगी माता की गुफा जो है ये मौर्यकालीन गुफा है। इसका पता कालिदास के लेख से प्राप्त होता है। कालिदास ने यहाँ अपना अभिज्ञानम शाकुंतलम की रचना की थी। तो चलिए आगे चल के देखते हैं। छत्तीसगढ़ में मौर्य काल के कुछ प्रमाण मिलते हैं। जैसे छत्तीसगढ़ के तौसली में मौर्य कालीन अशोक के अभिलेख प्राप्त हुए हैं। सरगुजा में अभी हमने देखा, सरगुजा में जोगी माता गुफा मौर्यकालीन है। रामगढ़ के सीता बेंगरा गुफा में विश्व की प्राचीन नाट्यशाला मिली है। अब देखते हैं मौर्यकालीन सिक्के कहाँ कहाँ से प्राप्त हुए हैं। मौर्यकालीन सिक्के रायगढ़ जिले के सारंगढ़, जांजगीर चांपा के अकलतरा, ठठारी, रायपुर के तारापर आदि जगहों से प्राप्त हुए हैं। अभी हमने 3 जगहों की चर्चा की। कौन कौन से वो 3 जगह थे? पहला रायगढ़ का, जांजगीर चांपा और रायपुर। रायगढ़, जांजगीर चांपा और रायपुर। रायगढ़ का सारंगढ़, जांजगीर चांपा का अकलतरा और रायपुर का तारापुर। ये 3 जगहों से मौर्यकालीन सिक्के प्राप्त हुए हैं। फिर अगर हम जोगी माता की गुफा के बारे में देखें तो इसके अंदर देवदासी सुतनुका एवं देवदत्त नामक नर्तक की प्रणय गाथा मिलती है, जो कि पाली भाषा और ब्राह्मी लिपि में है। तो इससे हमको ये पता चलता है कि ये गुफा जो है ये मौर्यकालीन है, क्योंकि मौर्य काल में जो भाषा थी वो पाली भाषा और ब्राह्मी लिपि प्रचलित थी। तो इससे ये पता चलता है कि जो जोगी माता की गुफा है वो भी मौर्यकालीन है। फिर देखें तो मौर्यकालीन साक्ष्य जोगी माता की गुफा रामगढ़ की पहाड़ी सरगुजा में अशोक के खुदे हुए अभिलेख प्राप्त हुए हैं। इसकी भाषा अभी हमने देखा, इसकी भाषा कौन सी है? पाली भाषा और ब्राह्मी लिपि, ये रिपीट हुआ है शायद। तो इसमें देखते हैं सीता बेंगरा की गुफा को विश्व की प्राचीनतम नाट्यशाला कहा जाता है, यह अभी हमने देखा। फिर देवदासी सुतनुका और उनके प्रेमी देवदत्त का उल्लेख यहाँ पे मिलता है। जो जोगी माता की गुफा है वहाँ देवदासी सुतनुका और उनके प्रेमी देवदत्त का उल्लेख मिलता है। फिर अभी हमने देखा कि मौर्यकालीन सिक्के कहाँ कहाँ से प्राप्त हुए हैं। सबसे पहले हमने देखा अकलतरा, ठठारी, जो कि जांजगीर चांपा के ज़िले के अंतर्गत आते हैं। बारगांव, जो कि रायगढ़ ज़िले में आता है। तो इससे ये पता चला कि ये यहाँ अशोक मौर्यकालीन भी सिक्के प्राप्त हुए हैं। फिर देखते हैं मौर्यकालीन आहत सिक्के कहाँ कहाँ से प्राप्त हुए हैं। पहला है तारापुर, आरंग और उड़ेला, जो कि रायपुर जिले में आता है। तारापुर, आरंग और उड़ेला मौर्यकालीन आहत सिक्के प्राप्त हुए हैं। बौद्ध साहित्य में प्राप्त उल्लेख सिरपुर विश्वविद्यालय के कुलपति दार्शनिक नागार्जुन के थे। जो सिरपुर विद्यालय के कुलपति जो थे बौद्ध दार्शनिक नागार्जुन, इसका बौद्ध साहित्य जो है प्राप्त हुआ है। और इसमें शायद दिया नहीं हुआ है ये जो जांजगीर चांपा, अकलतरा, ठठारी का और बारगांव का ये जो मिला है सिक्के, मौर्यकालीन सिक्के जो मिले हैं ये धनानंद के काल के सिक्के हैं। इसमें मौर्यकालीन लिखा है, लेकिन ये वास्तव में जो काल के हैं वो है धनानंद के समय के सिक्के हैं, जो कि जांजगीर चांपा के अकलतरा और ठठारी और रायगढ़ के बारगांव से प्राप्त हुए हैं। ऐतिहासिक व पुरातात्विक साक्ष्यों के अनुसार हमको ये पता चलता है कि छत्तीसगढ़ कलिंग का भाग था। अशोक ने कलिंग विजय के दौरान छत्तीसगढ़ को मौर्य साम्राज्य का
भाग बना दिया था। उसके बाद अभी हमने देखा जोगीमारा की गुफा, जिसे छत्तीसगढ़ की अजंता भी कहा जाता है, वो मौर्य काल की धरोहर है। गुफा में मिले भित्ति चित्र पाली भाषा और ब्राह्मी लिपि के हैं, इसलिए ये इससे पता चला हमको। तो आज का जो वीडियो था वो देख लिए हमने यहाँ तक। आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। जो नेक्स्ट लेक्चर होगा हमारा वो सातवाहन वंश के ऊपर होगा। छत्तीसगढ़ से सातवाहन कैसे रिलेटेड है वो देखा जाएगा अगले जो लेक्चर है उसमें।